नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी न किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बलजीत सहारण जी, जिन्होंने प्राकृतिक खेती के विषय को उस विषय पर शोध किया। और आपने सुना होगा, बहुत तरह के जीवाणु, बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अच्छे सहयोगी मित्र के रूप में काम करते हैं किसी किसान के, और कुछ उसको आपदा के रूप में भी नजर आते हैं। उस विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर बलजीत सहारण जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद जी, नमस्कार। आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपने जो एक प्राकृतिक खेती, जो आज के वर्तमान समय में एक भारत सरकार का विजनरी एक टैग वाक्य भी है और हरियाणा सरकार भी उस पर निरंतर कार्यरत है। किस प्रकार से आपने इस विषय की खोज की? आप निरंतर इस पर कार्य कर रहे हैं, किसान भाइयों को बताते चलें। क्या प्राकृतिक खेती किस प्रकार से जो बैक्टीरिया, कीटाणु जिनको हम बोलते हैं, वो मित्र के रूप में भी काम कर सकते हैं किसान के, और वो शत्रु के रूप में भी काम करते हैं। आपने शोध किया कि जो बैक्टीरिया आपने खोजे कि वो मित्र के रूप में किसान के रूप काम कर रहे हैं। बताते चलें डॉक्टर साहब। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जैसे ही जो किसान खेती करता है, उसको पता लग जाता है कि खेत में उसकी फसल कैसी है, वहाँ पे पक्षी कैसे हैं, वहाँ पे पेड़ कितने हैं। लेकिन ये जो जीवाणु हैं, इनको किसान भाई देख नहीं पाता। जी। उसके लिए तरीका यही है कि सैंपल लेके आएँ और फिर वो लैब में टेस्ट कराएँ, फिर वो रिपोर्ट आएगी, फिर पता लगेगा। इमीडिएटली पता नहीं लगता है, फिर वो सीज़न चला जाता है। तो किसान भाई को जागृत करने के लिए कि ये छोटे-छोटे जीव हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए हमारा जो विभाग है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग। तो हम इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आचार्य देवव्रत जी गवर्नर गुजरात और संरक्षक भी हैं अपने गुरुकुल कुरुक्षेत्र के, और हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर बी आर कंबोज, हमारे डी डॉक्टर बलवान, डॉक्टर करमचंद हमेटी के डायरेक्टर हैं। ये लोग इस मिशन में जुड़े हुए हैं। इनका पर्पज़ यही है कि जो किसान है, उसकी आमदनी है वो अच्छी हो। वो कब होगी? जब इनपुट की जो लागत की जो कॉस्ट है वो कम होगी और उनको अच्छा रेट मिलेगा, और हमारे जो नागरिक हैं उनको खाना अच्छा मिलेगा। तो हम बाकी सारी बातें करते हैं, हमारे वैज्ञानिक इनके बारे में बताते हैं, फसलों के बारे में भी, वैरायटी के बारे में भी, और प्राकृतिक खेती कैसे करें। इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो उसमें दोनों हैं, उसमें हमारे शत्रु भी हैं और मित्र भी हैं। जब हमने रिसर्च की तो हम देखते हैं कि कोई भी बीमारी है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा सूक्ष्म जीव है। और कोई भी अच्छा काम हो रहा है, चाहे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, उर्वरक की बात करें, प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें, उसमें भी ये सूक्ष्म जीव है रोल प्ले करते हैं। तो इस एरिया को हम और एक्सप्लोर करते हैं, ताकि जो प्राकृतिक खेती का जो हमारा मिशन है, इसके पीछे की साइंस क्या है, जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो कैसे काम करते हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, आप बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं। बात है जो पीछे की 60 साल पहले जब किसान भाई खेती करते थे, वो रासायनिक खेती करते थे। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि आप प्राकृतिक और जैविक खेती कीजिए। किसान भाई समझ नहीं पा रहे। वो रासायनिक खेती का सुझाव देने वाले भी कृषि वैज्ञानिक थे, और जो आप प्राकृतिक और जैविक खेती की बात कर रहे हैं, वो भी एक वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक हैं। तो किसान असमंजस की स्थिति में है कि वो पहले वाला क्या मेथड वो सही था, नहीं था, या वर्तमान में जिसको अडॉप्ट कर रहे हैं क्या वो सही है, गलत है, रिजल्ट क्या रहने वाले हैं। एक डर और संशय किसान भाइयों के दिमाग में रहता है। उस डर को कैसे निकाला जाए? उस डर को निकालेंगे शिक्षा से और विज्ञान से। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके पीछे की सच्चाई क्या है, साइंस क्या है, जब बताते हैं, तो किसान भाइयों का डर निकलता है। हर एक चीज़ की एक समय की मांग होती है। एक टाइम था जब हमें अनाज चाहिए था, बीमारियां ज़्यादा आती थी। हमारे किसान भाइयों, हमारे वैज्ञानिकों ने ये तरीके बताए कि बीमारियों से कैसे बचा जाए, और जो उपज है वो ज़्यादा कैसे ली जाए। केमिकल्स डाले जाएँ, फर्टिलाइज़र डाले जाएँ, पेस्टिसाइड डाले जाएँ, तो वो डालने स्टार्ट किए। एक हरित क्रांति आई, हमारा अनाज भी पैदा हुआ और सब कुछ ठीक हुआ। अब हमारे जो गोदाम हैं वो भरे हुए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई टेक्नोलॉजी आती है या कोई भी चीज़ आती है समाज में, तो उसके साथ एक चीज़ और आ जाती है, साइड इफ़ेक्ट। तो वो जो साइड इफ़ेक्ट है वो अब पता लगा हमें। अब लोग कैंसर है, हार्ट अटैक है, एलर्जी है, ये बीमारियाँ आने लगी। तो अब हमें देखना है कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको कैंसर हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है। इसीलिए हमें इसका अल्टरनेटिव देखने की ज़रूरत है। तो दैट्स व्हाई कि हम अल्टरनेटिव देख रहे हैं, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़, जिसमें प्राकृतिक खेती एक प्रोटोकॉल है।
अगर किसान इसको फॉलो करता है कि जैसे अर्बन गार्डनिंग कर रहे हैं, हम अपने शहरों में भी खेती कर सकते हैं, ताकि हमें वो जहर वाली जो प्रोडक्ट है, चाहे वो फ्रूट है, सब्जी है, वो हमें जहर से मुक्ति पा सके और हमें प्रोडक्ट अच्छा मिले। जी। दूसरा, जो किसान है कम से कम अपने घर के लिए विदाउट पॉइजन, जो केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इनसे बचने के लिए वो ऐसी खेती करे जिससे उसको प्रोड्यूस अच्छा मिले। तो जब ये प्रोड्यूस की हम बात करते हैं तो हमारे देश का नागरिक है, वो बीमारी से तभी बचेगा जब हम उसको ऐसा प्रोड्यूस देंगे जिसमें स्प्रे या केमिकल्स या ये चीज़ें नहीं डली। अब केमिकल ज़्यादा डालने से हमारी मिट्टी खराब हो गई, जी। जो क्वालिटी है, चाहे वो अनाज की है, सब्जियों की है, फूलों की है, फलों की है, तो वो डाउन आ गई। अब वो क्वालिटी को भी मेंटेन हमें करना है और स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना है, जी। ताकि हम अपने अच्छे आने वाले टाइम में जो लोगों की जो कमाई है उसका एक ज़रिया बने, जो लागत है वो कम हो और स्वास्थ्य है वो अच्छा हो, डॉक्टर को ज़्यादा पैसे ना देने पड़ें, लोग बीमार ना हों। इस तरह से हम प्राकृतिक खेती की तरफ चले और हमारा एक मिशन है, हमारे देश का मिशन है, हमारे देश का हर सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे देश का हर नागरिक है, तो वो चाहते हैं कि हमें अच्छा खाने को मिले। तो ये तभी संभव है जब हम इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पे काम करेंगे। और प्राकृतिक खेती एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल है, जी। ये फील्ड से आई है और फील्ड से लैब में है। जी। अब लैब में हमारे वैज्ञानिकों का या हमारा दायित्व बनता है कि इसके पीछे साइंस क्या है, उस पे हम काम करें, जिस पे हम लगे हुए हैं। जी। डॉक्टर साहब, जो विषय आप कहते आए हैं, भारत एक विश्व गुरु रहा है हमेशा। जिस विषय को लेके जब दिशा और दशा निर्धारण कर दी, पूरे विश्व ने उसकी धाक को समझा है भारत की। तो ये प्राकृतिक खेती का जो मिशन और विज़न जो सरकारों का है या देश के प्रधानमंत्री का है, आचार्य देवव्रत जी, महामहिम राज्यपाल गुजरात जी, जो लगे हुए हैं इस मिशन को लेकर, वैश्विक स्तर पर कितना एक्सेप्टेंस है इस विषय को लेकर? क्या, क्योंकि आप साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, लैब में आपने उस चीज़ को प्रमाणित किया है एक तरीके से। कितना उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिल रही है इस विषय को? ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि देखिए आज पूरी दुनिया ये चीज़ देख रही है कि हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियां आ रही हैं, मुंह खोल रही हैं, तो इसका अल्टरनेटिव देख रहे हैं। यूरोप में, दूसरे कंट्रीज़ में अलग-अलग नाम है, जैसे एग्रो इकोलॉजी। तो हमारे देश में ये जो प्राकृतिक खेती का एक मॉडल आया है, ये एक्सेप्टेंस है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे साइंस है, जिस साइंस पे हम काम कर रहे हैं। और एग्रो इकोलॉजी के साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास, ऑनलाइन मीटिंग होती हैं हमारी, हम कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वो कॉन्फ्रेंस से यहाँ पे आते हैं। जापान के लोग आए थे, जर्मनी के लोग आए थे, उन लोगों से हमने डिस्कशंस किए। तो इश्यू सेम है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जब हम इंडिया में आते हैं तो इंडिया के अंदर जो मॉडल हम देखते हैं, जो किसान कर रहे हैं उनके खेतों में जाना, अपने गुरुकुल कुरुक्षेत्र फार्म को जब वो विजिट करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, तो वो इस चीज़ को मानते हैं कि भाई ये मॉडल है, ये सक्सेसफुल है और इसको प्रॉपर तरीके से करने की ज़रूरत है। तो किसान भाइयों को हम सबसे पहले यही बताते हैं कि हमारे किसान भाइयों को भी और हमारे साइंटिस्टों को भी, हमारे साइंटिस्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करें, इसके पीछे की साइंस देखें। किसान भाई हैं वो स्टार्ट करें, पहले थोड़े एरिया में स्टार्ट करें, प्रॉपर ट्रेनिंग लें और जो हमारे किसान इस फील्ड में आगे जा चुके हैं उनके खेत को विजिट करें और फिर अपने खेत में लेके आएँ। तो अगर आप एक्सेप्टेंस की बात करेंगे तो जहाँ भी साइंस होती है वो मॉडल एक्सेप्टेड होता है। तो इसके पीछे जो साइंस है उस पे हम लगे हुए हैं। इसका आप क्या भविष्य क्या नज़र आता है? अभी इस पे कितना % काम किया जा चुका है? कितना काम करना बाकी है? और जिस प्रकार से आपने कहा कि किसान भाइयों को जागरूक करने की आवश्यकता है, इसी में एक क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूँ। जब हम इंटरनेशनल मार्केट के स्तर पर जाते हैं, हमारे उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर फेल नज़र आते हैं। कहीं न कहीं कुछ त्रुटि किसान से रह जाती है, कुछ किसी न किसी स्तर पे उसको मार्केटिंग के लेवल पे रह जाती है। तो इस विषय को कैसे कंट्रोल किया जाए कि ताकि हमारे उत्पादों की इंटरनेशनल लेवल पर उपलब्धता हो, उसकी गुणवत्ता की लोग तारीफ़ करें कि भारत में उत्पादन होने वाला हर जो चीज़ है, गुणवत्तापूर्वक है। जी, डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया, अच्छी बात कही आपने। जब हम किसी भी वैज्ञानिक की बात करते हैं या किसी अच्छे एंटरप्रेन्योर या इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं या अच्छे किसान की बात करते हैं, तो कुछ लोग जागरूक होते हैं। तो वो उस एरा में, उन दिनों वो बहुत आगे चले जाते हैं। जब हम प्रोड्यूस की बात करते थे, तो दूसरे देशों में जब हम गेहूँ बेचते थे, तो वही लोग जो अच्छे जागरूक हैं, मानकों पे खरा उतर के, पैरामीटर पूरा करके गेहूँ को बाहर भेजते थे। अब प्राकृतिक खेती में अगर देखिए, प्राकृतिक खेती स्टार्ट की हमने, अगर 1/10 एरिया पे स्टार्ट की, तो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस तो हमारे देश में लग जाएगा।
जाएगा। दूसरी बात, अगर एक जागरूक किसान है, प्रॉपर तरीके से करता है, प्रॉपर तरीके से सर्टिफिकेशन करता है और सारे के सारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करता है, तो बाहर बेच सकता है, उसके लिए एक अच्छा मार्केट भी है। तो ये जो प्रोड्यूस होगा हमारे देश के अंदर खपत होगी, और अगर हम बाहर बेचते हैं कोई भी चीज़, तो अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम पूरा कर पा रहे हैं तो वो चीज़ बाहर जाएगी। तो इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है प्राकृतिक खेती में, क्योंकि इसमें रेजिड्यू नहीं होगा। अपन इसमें केमिकल यूज़ नहीं कर रहे, पेस्टिसाइड हम यूज़ नहीं कर रहे, जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी, नेचुरल होगी। क्योंकि जो पोषक तत्व हैं, अगर आप देखेंगे प्राकृतिक खेती के अंदर एक इकोसिस्टम बनता है, जी। उसमें केचुए हैं, माइक्रोब्स हैं, सारे लिविंग बींग्स हैं, वो अपना काम करते हैं। जब अपना काम करते हैं तो कोई भी चीज़ है वो जो प्रोड्यूस आता है वो नेचुरल शेप में आती है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हुँ। जब उस क्वालिटी को लेके किसान या हमारा कोई जागरूक नागरिक या हमारी सरकार या हमारी कोई सामाजिक संस्था अगर उसको लेके जाएगी, तो वो वहाँ पास होगा और विदेश में हमारा नाम होगा, और आने वाले टाइम में हम इतना प्रोड्यूस हम पैदा कर सकते हैं कि हम विश्व गुरु की तरफ दोबारा जा सकते हैं। क्योंकि लोग खाने के मामले में हमारी तरफ देखते हैं, जी। एजुकेशन की बात करें हमारी तरफ देखते हैं, हुँ। टेक्नोलॉजीज़ की तरफ देखें, कोई भी चीज़ है वो सबसे पहले इंडिया में आई, और बहुत सारे ऐसे पेटेंट हैं जो दूसरे देशों ने करा लिए। जी। हमारी कढ़ी है, इतनी फेमस है, उसके पेटेंट भी दूसरे देशों ने करवा लिए। जी। तो हमारे लोग हैं जो जागरूक लोग हैं, वो इस चीज़ पे काम करेंगे, इसके पैरामीटर्स हैं उनको पूरा करेंगे, और ये इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा। ये तो एक बड़ा अच्छा फ्यूचर है, इससे हमारे देश का नाम भी होगा और हमारा किसान है वो भी आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार से किसान आंदोलनरत हैं अपनी दो दुगनी आय के विषय को लेकर, या एमएसपी विषय भी किसानों का एक विषय है। अब प्राकृतिक खेती किस प्रकार से विकल्प बन सकती है? किस प्रकार से प्लेटफ़ॉर्म एक ब्रिज का काम कर सकती है? सरकार, किसान, अधिकारियों और जो कृषि विभाग कैसे वो आपस में सामंजस्य से बैठाकर आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करके किस प्रकार से जो खेती जैसा बड़ा पवित्र हा विषय है उसमें कहीं ना कहीं जो आपस में खींचातानी जो नजर आती है, उस विषय पर किस प्रकार से किसानों की आय दुगनी हो और किस प्रकार से प्राकृतिक खेती वास्तव में उनके लिए लाभ का सौदा बन पाएगा। देखिए, जैसे अपने भारत सरकार है या हमारी राज्य सरकारें हैं, इन्होंने एक मिशन चलाया है ताकि हमारा नागरिक है वो बीमार ना हो, उसका खर्चा कम हो। जब प्राकृतिक खेती करेंगे, किसान खेत में काम करेगा, बहुत सारे इसमें बायो फॉर्मुलेशंस हैं जो खेत में ही बना सकता है। जी। तो एक तो वो काम करेगा, फिजिकली फिट रहेगा, एक उसका बाहर से खर्चा नहीं लगेगा, एक अगर वो बाहर की चीज़ें नहीं खाएगा या जहर वाली चीज़ें नहीं खाएगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो उसका मानसिक संतुलन है वो भी अच्छा रहता है। जहाँ तक अगर हम बात करते हैं कि एमएसपी की, या ये एक सरकार की एक पॉलिसी होती है, जी। ये प्रोड्यूस पे डिपेंड करती है। जी। अगर प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा है हम्म। तो उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है, जी। प्रोड्यूस कम है तो उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है। और जहाँ तक किसान की बात है, किसान की अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी जी। तो आंदोलन क्यों होंगे। हम्म। अगर किसान बीमार नहीं होगा तो उसका डॉक्टर का खर्चा वैसे बचेगा। जी। हमारी समाज है, हमारी जो सरकारें हैं वो तो चाहती हैं कि यहाँ पे खुशहाली आए, और जी। खुशहाली तभी आएगी, प्रोड्यूस अच्छा होगा, उसका प्रोडक्ट का रेट है वो अच्छा मिलेगा। प्राकृतिक खेती में संभावनाएं हैं, सरकार इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। अगर प्राकृतिक प्रोड्यूस है, जो प्राकृतिक खेती कर रहा है उसकी भी सहायता कर रही है, और उसके पास प्रोड्यूस है उसकी भी सहायता कर रही है। तो हमारी सरकार तो इस चीज़ को आगे बढ़ा रही है। किसान भाई हैं, उनको आंदोलन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर उन्होंने प्राकृतिक खेती की, प्रोड्यूस अच्छा है, तो हाथों हाथ बिकेगा, और इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है, उनका प्रॉपर तरीके से रेट मिलेगा। तो ये जो एक सिस्टम है एमएसपी का है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पैरामीटर देख के सरकार तय करती है, और टाइम टू टाइम सरकार करती रहती है। प्राकृतिक खेती का प्रोड्यूस उस लेवल तक नहीं आया है अभी, आप कोई अगर एमएसपी या कोई इस तरह की बातें की, क्योंकि जो किसान हैं जो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, हम उनको यही रिकमेंड करते हैं कि पहले आप 1/10, जैसे आपके पास 10 एकड़ ज़मीन भी है, जी। आप 1 एकड़ पे घर-घर के लिए या इतना करके देखिए, आपको लगे कि ये टेक्नोलॉजी कामयाब है, आप में कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर अपना जो एरिया है उसको बढ़ाइए। तो जी। इस तरह से हम मिलके काम करेंगे, सॉल्यूशन निकलेगा। और ये कोई एक सरकार का या किसान का या एक नागरिक का मुद्दा नहीं है, ये तो सबका मुद्दा है। जी। कोई भी है इस धरती पे, कोई भी जीव है, कोई भी इंसान है, उसको अच्छा खाना चाहिए, उसके बच्चों को अच्छा खाना चाहिए। तो अगर वो अच्छा खाना कब मिलेगा, जब हम जहर कम से कम यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड हम कम यूज़ करेंगे, प्राकृतिक खेती की तरफ जाएँगे, तो ये बहुत सारी बीमारियाँ तो आएँगी ही नहीं। डॉक्टर साहब, लार्ज स्केल पे खेती तो एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन जो आम जो नागरिक हैं किचन गार्डनिंग के तरीके से कोई करते हैं, उसको किस प्रकार से प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा सकता है उस विषय को? वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है आपका, क्योंकि शहरों में रह रहे हैं, लोगों के पास पैसे हैं, बेचारों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा, अच्छा भोजन नहीं मिल रहा, अच्छी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स नहीं मिल रहे। तो प्राकृतिक खेती एक अर्बन फार्मिंग कॉन्सेप्ट आया है, उसके अंदर जो इनपुट्स हैं, जीवामृत है, घन जीवामृत है, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, ये यूज़ करें, और केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स यूज़
यूज़ ना करें। तो वो प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेके, हमारे यहाँ सरकार ट्रेनिंग देती है। आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र में कर लें, अमेठी में कर लें, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कर लें, केवीकेज में, करनाल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि किसान है ना वो अपने घर में अर्बन फार्मिंग करे। एक नॉर्मल आदमी है, वो खेती नहीं कर रहा, लेकिन अपने घर के लिए बड़े-बड़े पॉट्स लगा के वो प्राकृतिक खेती के थ्रू इस तरह की वेजिटेबल्स हैं वो पैदा कर सकता है, ताकि वो जहर से बचे। अंतिम निवेदन, हाँ क्योंकि जी। आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है किसान भाइयों को। प्राकृतिक खेती के लिए वर्तमान समय में किस विषय को आप चुनौती के रूप में देख रहे हैं और क्या लक्ष्य निर्धारित कर रखा है बतौर माइक्रोबायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट के रूप में, किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप निरंतर कार्यरत हैं? हाँ, सबसे पहला काम है माइंड सेट कि तैयार करना कि हाँ, मैं प्राकृतिक खेती कर सकता हूँ और प्राकृतिक खेती मुझे सफलता मिलेगी। हम इस मामले में किसानों को जागरूक कर रहे हैं। अगर किसान तैयार हो गए हमारे, तो ये मिशन है सक्सेसफुल रहेगा। दूसरा है हमारा जो प्रोड्यूस आ रहा है उसकी प्रमाणिकता, सर्टिफिकेशन, जी, जी। वो प्रॉपर तरीके से हम कर पाएँ। ऐसी लैबोरेटरी सरकार हमारी स्टेब्लिश कर रही है और काफ़ी पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो करके अभी भी हम पता लगा लेते हैं कि रेजिड्यू है या नहीं है। और तीसरा है कि अगर इसकी थोड़ी स्केलिंग हुई जी। कि हम अगर 10%, 20% तक भी प्राकृतिक खेती कर पाए, तो हमारे नागरिक हैं, उनको खाने के लिए भोजन अच्छा मिलेगा, जहर रहित मिलेगा, सब्जियाँ अच्छी मिलेगी, फल अच्छे मिलेंगे, फ्रूट्स। कुल मिला के ये कि क्वालिटी और हमारा जो मेन फ़ोकस है मेरा, वो है साइंटिफिक रिसर्च कि कौन से इसके अंदर माइक्रोब्स हैं, इन्वॉल्वड हैं, जिनको हम खेत के अंदर बढ़ा के प्राकृतिक खेती का जो बेस है, उसको हम जान पाएँ। जी, डॉक्टर साहब आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत-बहुत आभार और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर कृषि वैज्ञानिक दिन-रात मेहनत करके किसान भाइयों की आय दुगनी करने के लिए और रिसर्च वर्क करते रहते हैं, ताकि किसान भाई खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएँ। आप लोगों का भी एक नैतिक दायित्व बनता है, आप सरकार, विभाग के साथ सामंजस्य बैठाकर नई-नई तकनीकों को अपनाकर अपने कृषि को एक खुशहाली का व्यवसाय बना सकते हैं। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। शुक्र।